बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारे रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन का आज लेक्चर नंबर 3 है। आई होप कि आपको लास्ट 2 लेक्चर जो है प्रॉपर्ली समझ आ चुके होंगे। ठीक है, आप अपने साथ साथ जो भी आपके हैंड आउट्स हैं वो भी आप पढ़ें, साथ साथ आपके पास जो है लेक्चर्स जो आपके पास स्पोर्टर हैं, आपके पास जो ट्यूटर्स हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपके पास कंफ्यूजिंग है तो आप उनसे डिटेल जो है वो ले सकते हैं। उनसे डिटेल डिस्कशन करने के साथ साथ आप जो है अपनी चीज़ें जो है वो मैनेज कर सकते हैं। हम जो बात की हमने स्टार्ट किया हमने बात की कि हमारे पास रेगुलेशंस क्या होते हैं। हमने रेगुलेशन के ऊपर बात की, फिर हमने बात की कैपिटलिस्ट व्यू हमारे पास क्या होता है, सोशलिज्म हमारे पास क्या होता है, फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेगुलेशन देखे। हमने जब बात की कैपिटलिस्ट व्यू की तो हमने कहा कि तमाम जो रिसोर्सेज हैं, तमाम जो डिसीजंस हैं, तमाम प्रॉफिट जो है वो एक बिजनेस ओनर खुद ले रहा होता है, उसमें गवर्नमेंट की कहीं भी इन्वॉल्व आपके पास नहीं होती, स्टेट की आपके पास कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती। जबकि जब हमारे पास कंसेप्ट ऑफ स्टैटिज्म है, हमने बात की थी कंसेप्ट ऑफ स्टैटिज्म की। स्टैटिज्म में हमने ये बात की थी कि हमारे पास जितने भी लोग आपके पास हैं, जितने भी गवर्नमेंट के आपके पास एक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट के आपके पास इदारे हैं, या तो वो तमाम सोशल एक्टिविटीज़ को जो है उनको रेगुलेट करें, या सेकेंड वे हमारे पास ये है दैट दे शुड वर्क आउट विद द पोलिटिकल, जो हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम उसको कंट्रोल करें, या वो दोनों को फिर कंबाइन जो है वो कंट्रोल करें। वॉट एवर द सिनेरियो इज, वेदर यू वांट टू कंट्रोल द पॉलिटिकल सिस्टम, यू वांट टू कंट्रोल द सोशल सिस्टम, या आप दोनों को जो है वो कंट्रोल करना चाहते हैं। तो स्टैटिज्म हमारे पास एक इस तरह का कंसेप्ट है जहाँ से हमें एक आइडिया मिला हमारे पास कैपिटलिस्ट व्यू का या कैपिटलिज्म का। हमारे पास जो है कैपिटलिज्म व्यू में हमने ये बात की कि हमारे पास जो तमाम बिजनेसेस हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या करते हैं कि तमाम के तमाम रिसोर्सेज को जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। और उसके साथ साथ आपके पास क्या है कि रिसोर्सेज और मनी दोनों एक बंदे के पास रह जाती है, उसमें गवर्नमेंट के पास जो है वो आपके पास कुछ भी नहीं जाता। जबकि आपके पास जो स्टेट सोशलिज्म का जो आपके पास व्यू है, वहाँ पे ये बात की जा रही है कि जितने भी आपके पास डिसीजंस हैं, जो भी आपके पास रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग पावर दैट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। कितने रिसोर्सेज किसको चाहिए, किसको कितने रिसोर्सेज देने हैं, वो आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपके पास जो है वो डिसाइड करेगी कि किसको आपने जो है कितना जो है वो आपने पे करना है, किसको आपने कितना जो है वो देना है। ठीक है, इसके साथ साथ आप थोड़ा सा इन चीज़ों के आप इस चीज़ को आप थोड़ा सा ये थोड़ा सा आप इस तरह इस चीज़ को देखें कि आपके पास डिसीजन मेकिंग जब आपके पास सेंट्रलाइज्ड होगी और गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, गवर्नमेंट आपके पास चीज़ों को वो रेगुलेट करेगी, तो वो चीज़ ओवरऑल नेशन के ऊपर जो इम्प्लीमेंट करना आसान होगा। ठीक है, अगर हर इदारा अपने अपने रूल बना ले और अपने अपने रूल चलाए तो ऑफ कोर्स देयर इज़ नो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द डिफरेंट डिसीजंस के दरमियान आपके पास क्या होगी, वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी। जब एक लॉ बन जाता है, जब गवर्नमेंट एक कानून पास करती है, तो वो कानून ओवरऑल नेशन के लिए एक ही होता है और तमाम के तमाम इदारे उस एक रूल को आपके पास क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं। तो इस तरह आपके पास जो है वो एक चीज़ें आपके पास स्ट्रीमलाइन होती चली जाती हैं, चीज़ें आपके पास सिंक्रोनाइज होती चली जाती हैं। एक लॉ है वो तमाम कंट्री के अंदर रेगुलेट हुआ, तमाम कंट्री ने उसके ऊपर करना है, तो चीज़ें मैनेज करना आपके पास आसान होते हैं। दैट इज़ द समथिंग ब्यूटी ऑफ स्टेट सोशलिज्म के सोशलिज्म के अंदर आपके पास रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिसीजन आपके पास जो है वो कंट्री के जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो आपके पास लेती है। उसके साथ साथ आपके पास चीज़ें जो है आपके पास मैनेज होती रहती हैं, चीज़ें आपके पास जो है एडजस्ट होती चली जाती हैं। फिर हम थोड़ा सा अगर अपने लास्ट लेक्चर्स को हम अगर थोड़ा सा रिकैप करें तो हमें पता चला होगा कि हमने बात की थी आपके पास कि लेजिस्लेशन डिफरेंट किस्म के आपके पास होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेगुलेशन हमने बात की थी, तो उसमें हमने कहा थी हमारे पास ये लेजिस्लेशन हमारे पास है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है तमाम रेगुलेशंस जो है वो तमाम अप्रूव करती है, तमाम डिज़ाइन करती है, तमाम चीज़ें अपनी जो है मैनेज करती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इन चीज़ों को क्या करती है, आगे लेकर चलती है, उन चीज़ों को जो है आपके पास क्या करती है, वो सस्टेनेबल बनाती है, लॉन्ग लास्टिंग बनाती है, चीज़ों को जो है एडजस्ट करती है। हमने इसके साथ बात की थी सेल्फ रेगुलेशन की। सेल्फ रेगुलेशन हमने ये बात की थी कि हमारे पास 2 किस्म के लॉज है, 2 किस्म की लेजिस्लेशन है। एक तो हमारे पास जो है वो प्राइमरी लेजिस्लेशन है, एंड सेकंड वी हैव द डिसीजन बाय कोर्ट। ठीक है, या हम कहते हैं कि कोर्ट मेड डिसीजन हमारे पास जो है वो है हमारे पास कोर्ट मेड डिसीजन। हमने बात की थी आपके, मैं याददाश्त के लिए दोबारा आपको रिमाइंड कर दूंगा, कोर्ट मेड डिसीजन आपके पास किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होंगे, ठीक है, किसी एक स्टेट के लिए होंगे,
सॉरी किसी एक, आप कहेंगे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके पास होंगे, किसी एक इदारे के लिए आपके पास होंगे, या आप ये बात करें किसी एक बंदे के लिए आपके पास होंगे, बट वो ओवरऑल नेशन को जो है कोर्ट का डिसीजन जो है वो इफेक्ट नहीं कर सकता और कोर्ट का डिसीजन ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। जबकि जो आपके पास प्राइमरी लेजिस्लेशन है दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट मेड डिसीजन, और वो आपके पास प्राइमरी जो कहलाते हैं वो आपके पास पार्लियामेंट्स के अंदर अप्रूव होते हैं। पार्लियामेंट के अंदर आपका बिल जो है वो पेश किया जाता है, फिर जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी राय से वो आपके पास बिल आपके पास क्या होता है वो अप्रूव होता है, एंड दैट बिकम द प्राइमरी रेगुलेशन, या उन कहते हैं कि वो रेगुलेशन है, लॉ है, जो कि ओवरऑल कंट्री के ऊपर जो आपके पास क्या होता है वो आपके पास जो है वो लगता है। तो दैट इज अनदर सिनेरियो हमारे पास, जो दूसरा सिनेरियो है जिसको हमें उस एंड से भी हमें उसको जो है वो देखना चाहिए। तो जो प्राइमरी रेगुलेशंस हैं वो आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से लगते हैं, लाइक आपके पास टैक्सेस हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट इम्पोज करती है, कोई एक इदारा जो है वो टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते इस चीज़ को। अगर गवर्नमेंट की तरफ टैक्स है तो वो करना है। गवर्नमेंट जो है वो वेजेस डिसाइड करती है, जी लेबर की वेज इतनी होगी। ओवरऑल कंट्री के अंदर लेबर की वही वेज होती है, और वही वेज क्या है पास कंट्री के अंदर क्या होती है वो पे हो रही होती है, उसको पे जो है वो आपके पास किया जाता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं स्टेट के अंदर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो प्राइमरी लेजिस्लेशन के थ्रू जो है उनको इम्प्लीमेंट करवाती है। प्राइमरी लेजिस्लेशन का जो एक और आपके पास बेनिफिट है या जो एक और फंक्शन है वो हमारे पास ये है कि आप जो है वो लेजिस्लेशन जो है जब बनाएंगे तो उस लेजिस्लेशन के साथ साथ आपको अपनी आवाम की इनपुट भी लेनी है। आवाम की इनपुट थ्रू द जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके थ्रू जो है वो आपके पास पार्लियामेंट में आते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स हैं वो आवाम की आवाज़ लेकर जो है वहाँ पर जाते हैं, और आवाम की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वहाँ पर वो पेश किया जाता है, उन्हीं के ऊपर डिस्कशन होती है, उन्हीं के ऊपर बहस होती है, और उसी चीज़ के ऊपर चीज़ों को जो है वो आपके पास जो है वो अमेंड किया जाता है, या उनके ऊपर जो है मॉडिफिकेशन की जाती हैं, जो लॉज बनाए जाते हैं उनको और इम्प्रूव किया जाता है, या उनको रेक्टिफाई करके उनको डिलीट किया जाता है, वट एवर इज द प्रोसेस वो आपके पास होता है। फिर हमने बात की थी कि रेगुलेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था वाई रेगुलेशंस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे पास एक मुल्क के अंदर रेगुलेशन की इंपॉर्टेंस इस हैसियत से देखें कि हमने बात की थी कि जब आप कोई रेगुलेशन लगाते हैं तो एक्चुअल पर्पस आपके पास ये होता है कि आप जो है बाउंड करें लोगों को, उनकी लिमिट करें एक्टिविटीज़ को। बिल्कुल भी हम ये बात नहीं करेंगे हम उनकी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ को लिमिट करें, बल्कि जो उसके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम जो है वो लिमिट करें। फॉर एग्जांपल हम बात करें एयर पोल्यूशन की, तो जो भी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हमारे पास हैं वो हमारे पास ज़रूर अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें, बट उसके साथ साथ जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन में जो उनके जो कंटेंट्स हैं, जो उनके पास हमारे पास डिफरेंट पोल्यूटेंट्स जो हैं, जो उनके उसके थ्रू प्रोडक्ट के थ्रू जो है वो जा रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उसको भी जो है वो कंट्रोल करें। सो दैट इज़ द वेरी थिंग कि रेगुलेशंस होना ज़रूरी है कि वी आर नॉट लिमिटिंग योर प्रोडक्शन बट वी आर लिमिटिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ योर पोल्यूटेंट्स टू द एनवायरनमेंट, फॉर द एनवायरनमेंट जो हमारे पास है उनको हम जो है उनको हमने लिमिट करना है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट कि रेगुलेशंस आपके पास चीज़ों को जो है वो लिमिट करती हैं, स्कोप डिसाइड करती है, उनकी बाउंड्री जो है बनाती हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रेगुलेशन दैट रेगुलेशन मेक यू रिस्पॉन्सिबल, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो फैक्टर है वो आपके पास आना शुरू हो जाता है कि आपके पास स्टेट जो है वो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहती है, कंट्री आपको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना चाहती है। फॉर दैट वेरी थिंग वो आपके ऊपर कुछ लॉज, कुछ लेजिस्लेशन, कुछ रेगुलेशंस जो है उनको क्या करती है वो आपके पास इंप्लीमेंट करती है, और उन रेगुलेशंस की वजह से आप जो है वो रिस्पॉन्सिबल शहरी जो आपके पास जो है बन जाते हैं। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपके पास एक टाइमिंग फॉर एग्जांपल आप एडजस्ट करते हैं अपने ऑफिस के अंदर, आपने टाइमिंग एडजस्ट कीजिए, आपने इतने बजे आना है, इतने बजे आपने जाना है। वेरी सिंपल रेगुलेशन कि आपने इस टाइम में आना है, इस टाइम में आना है। आप उस टाइम से उस टाइम तक आते हैं तो यू विल गेट अ फुल सैलरी, आपको सैलरी पे होगी। अगर आप उस टाइम के बाद आते हैं तो ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन हैज नो यूज ऑफ यू, आप ऑर्गेनाइजेशन को आप कोई बेनिफिट नहीं दे रही, ना उसको ऑर्गेनाइजेशन को आपसे कोई बेनिफिट हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपको उन चीज़ों को जो है वो लिमिट करना पड़ेगा, उन चीज़ों को जो है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक टाइमिंग की लिमिट लगाने से आपने ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल बना दिया तमाम एम्प्लॉयज़ को दैट यू हैव टू कम दिस ऑन दिस टाइम एंड यू हैव टू लीव ऑन दिस टाइम। तमाम एम्प्लॉयज़ उस टाइम पर आते हैं, उस टाइम पर जाते हैं। तो एक छोटा सा रेगुलेशन था, बट आपने एम्प्लॉयज़ के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था, जो कमिटमेंट था, उस लेवल को आपने क्या किया, उसको आपने जो है वो बढ़ाया। तो दैट इज़ अ वेरी पर्पस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ठीक है, हमारे पास रेगुलेशन, स्टेट के अंदर रेगुलेशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम स्टेट के अंदर रेगुलेशंस जो है वो नहीं बनाएंगे तो हमारे पास जिस तरह एक इदारे के अंदर रेगुलेशन ना हो तो वो नहीं चल सकता। तो एक मुल्क का रन करना विदाउट रेगुलेशन, दैट इज ऑफ कोर्स इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड फोकस ऑन द रेगुलेशंस विद इन द कंट्री। वाई रेगुलेशंस, हमने इसके ऊपर बात की थी दैट रेगुलेशन क्रिएट द लिमिट्स, इट कंस्ट्रेंट, ठीक है, हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं ऑफ कोर्स हमारे पास कि हर चीज़ को हम नहीं कह सकते अलाउ कर सकते। लाइक हमने कहा कि प्रोडक्शन ज़रूर करें आप, बट जो आपके पोल्यूटेंट्स एनवायरमेंटल पोल्यूशन के सोर्स हैं उनको जो है आप अगर उनको आप लिमिट करें, ठीक है। क्रिएट अ लिमिट, क्रिएट और लिमिट अ ड्यूटी, एक ड्यूटी इतनी होनी चाहिए आपके पास। फॉर एग्जांपल हमने वेजेस की बात की कि एक लेबर की सैलरी है उसको मिनिमम इतना होना चाहिए, तो यू लिमिटेड, ठीक है, आप लिमिट किया, आपने एक बाउंड्री वॉल डिफाइन कर दी कि इससे कम कोई बंदा नहीं पे करेगा, इतनी मिनिमम डेली वेज जो है वो आपने पे करनी है। और लोकेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आप कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसको देते हैं, लाइक हमने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की। अ रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल इशूड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन यूज टू गाइड और प्रिस्क्राइब द कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली हमारे पास जो भी रेगुलेशंस होते हैं, द पर्पस ऑफ दैट वेरी रेगुलेशन इज टू गाइड द एम्प्लॉयज, इज टू गाइड द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, ठीक है। हमारे पास जब आपने कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, दे विल प्रोवाइड यू द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ओके दिस इज योर डिजिग्नेशन, ये आपकी डिजिग्नेशन है और आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये आपके पास है और ये तमाम एक्टिविटीज आपने जो है वो परफॉर्म करनी है। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज वेरी थिंग, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है आपने वो चीज़ों को करना है, ठीक है। तो ये जो तमाम चीज़ें आपके पास हैं ये आपको जो है वो हेल्प आउट करती हैं कि आपने किस तरह से जो है चीज़ों को जो है वो मैनेज करना और किस तरह से आपने जो है चीज़ों को जो है वो आपने चलाना है, ठीक है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास एक कंडक्ट है कि आपने जी ये आपके पास कोड ऑफ कंडक्ट है, इसके मुताबिक आपने करना है, तो एम्प्लॉय के लिए जो है चीज़ें करना आसान हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक रिटन चीज़ डॉक्यूमेंट है कि अगर आप ये एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे। सिमिलरली जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इन दैट वेरी कॉन्ट्रैक्ट अगेन रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, ठीक है, कि आपने ज्वाइनिंग के दरमियान ये एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, दीज आर द वेरी स्पेसिफिक एक्टिविटीज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, और ये वो चीज़ें हैं कि जिनको आपने लेकर आगे चलना है और उन चीज़ों को आपने आगे करना है, इनको आपने बढ़ाना है। तो ऑर्गेनाइजेशन रूल इसलिए लगाती है कि वो आपको लिमिट ना करे, आपकी जो कैपेबिलिटीज है उनको लिमिट ना करे, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो लिमिट करें कि ऑर्गेनाइजेशन ने इस लिमिट के अंदर रहते हुए इस बंदे से जो है वो काम लेना है। एंड ऑफ कोर्स एवरी पर्सन हैव द डिफरेंट कैपेबिलिटीज, डिफरेंट एबिलिटीज, और उन्हीं एबिलिटीज की बेस के ऊपर ही चीज़ें जो आपके पास जो है मैनेज हो रही होती हैं और चीज़ें लोग जो है वो करते हैं, और उन्हीं चीज़ों को जो है करने के साथ साथ चीज़ें आपके पास जो है वो वेल डिजाइंड और वेल फर्निश्ड आपके पास होती हैं, ठीक है। तो चीज़ों का मकसद आपके पास एडजस्ट करना होता है, रूल्स आपके पास चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। आप एक कंपनी को जब देखते हैं कि जब कंपनी आपके पास एक बनती है, आई बिलीव कि यू पीपल हैव टेकन द कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास होता है कंपनी का विजन और कंपनी का मिशन, ठीक है। कंपनी का विजन ये है कि व्हाट दे वांट टू बिकम, कि इन फ्यूचर नेक्स्ट 5 ईयर वेयर अ कंपनी वांट टू सी देमसेल्फ, कंपनी खुद को कहाँ देखना चाहती है। सो देयर इज अ फ्यूचर विजन, देयर इज अ डायरेक्शन, यू आर एक्चुअली गाइडिंग द कंपनी कि इन फ्यूचर आपने यहाँ पर इस चीज़ को आपने इस तरह से चीज़ों को देखना है और इस चीज़ों को आपने इस तरह से जो है वो मेंटेन करना है, ठीक है। जबकि मिशन आपके पास ये है व्हाट कंपनी इज एक्चुअली डूइंग, एक्चुअली तुम लोग क्या कर रहे हो करंटली, अभी आप क्या करें, दैट इज योर मिशन, कि आपने इस फेज के अंदर इस चीज को कंप्लीट करना, दैट इज योर मिशन। एंड मिशन इज एक्चुअली लिंक्ड विद द विजन, वट एवर एक्टिविटीज यू आर परफॉर्मिंग इन योर मिशन, दैट इज एक्चुअली लिंक्ड विद द विजन ऑफ द कंपनी। Whatever activities you are performing, you are actually heading towards the vision of the mission. You want to achieve the mission of that company. तो आपकी जो भी मिशन की एक्टिविटीज है वो आपके विजन के साथ जो है लिंक्ड। अगर आपका विजन जो है वो विजन के साथ लिंक नहीं है, इट्स मीन दैट कंपनी दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल, ठीक है। अगले 5 सालों में जो कंपनी खुद को जहाँ पे देखना चाहती है, कंपनी खुद को वहाँ जो है वो नहीं देख रही, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंट सिनेरियोज जिनको जो है वी हैव टू कंसिडर,
तो सिमिलरली जब एक ऑर्गेनाइजेशन रूल बनाती है तो रूल का मकसद यही होता है दैट दे वांट टू लिमिट द ऑर्गेनाइजेशन, दे वांट टू सेट द बाउंड्रीज दैट यू ओनली हैव टू परफॉर्म दीज वेरी सेट ऑफ एक्टिविटीज, बिकॉज दीज वेरी सेट ऑफ एक्टिविटीज अगर परफॉर्म करते हैं तो आपका मिशन जो है वो अचीव होता है। मिशन आपका अचीव होता है तो सिमिलरली यू विल गोइंग टू अचीव योर विजन। कंट्री के लिए भी ऐसा ही होता है कि कंट्री अपने पास 5 साल की जो है वो पॉलिसी बनाती है, जी 5 साल में हमने ये करना है, ये हमने अचीव करना है, ये हमने अचीव करना है, दीज आर द माइलस्टोन, दीज आर द गोल्स विच वी आर सेटिंग फॉर द कंट्री। और उनको अचीव करने के लिए हमने इस चीज़ को हर हाल में जो है वो कंप्लीट करना है, हमने इस चीज़ को हर हाल में जो है वो फुलफिल करना ही करना है। जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो ऑफ कोर्स यू हैव टू लुक आफ्टर द थिंग्स कि हाँ हमने इस चीज़ को करना है और हम इस चीज़ को ऐसे ही करेंगे। अगर आप उन प्रोवाइडेड और सेट गाइडलाइंस के थ्रू, सेट रेगुलेशंस थ्रू काम करेंगे तो आपके लिए कोई भी चीज़ अचीव करना जो है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। तो दैट इज़ द वे कि एक्चुअली चीज़ें आपके पास जो है एडजस्ट होती हैं, चीज़ें आपके पास जो है वो सेट होती हैं और टाइम के साथ आपके पास क्या होती है वो बैलेंस होती चली जाती है। कैन, हम थोड़ा सा इसको और आगे चलते हैं, कैन स्पेसिफिकली रेफर टू द एक्ट इन विच अ गवर्नमेंट और स्टेट बॉडी लिमिट द बिहेवियर ऑफ बिजनेस। सिमिलरली आपके पास जो बिजनेसेस हैं उनको भी आपको जो है वो बाउंड करना होता है, ठीक है, कि आपके पास फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि आपके पास शादी हॉल है जी, रात 10 बजे के बाद नहीं खुले होंगे, तो अब बिजनेस एक्टिविटी है वो पूरी रात भी चल सकती है, रात 2 तक भी शादी हॉल खुले रहते थे पहले, बट अब उन्होंने उनको लिमिट कर दिया। तो सेट द रेगुलेशंस कि आपके पास को प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसको लिमिट करने, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए यू जस्ट सेट द लिमिट ऑन दैट वेरी बिजनेस ऑफ शादी हाल के 10 बजे के बाद कोई भी शादी हाल जो है वो आपके पास ओपन नहीं होगा। सो आपके पास लिमिट्स कई दफ़ा लगाई जाती हैं, कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल इश्यूज हैं, उनको ओवरकम करने के लिए आप बिजनेस के ऊपर भी क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। अगेन इट इज़ अ रेगुलेशन, इट इज़ अ सेट ऑफ रेगुलेशन हमारे पास के जो कि उस बिजनेस के एक्टिविटीज़ को क्या करता है वो लिमिट करता है। बट अगेन मीन बेनिफिट एंड सर्विसेज इज फॉर द नेशन, उसमें भलाई जो है वो आवाम के आपके पास है। थर्ड पार्टी रेगुलेशन, सम रेगुलेटरी बॉडी डिजिग्नेट third parties to provide approval for a specific type of product before they are allowed or sold in a specific regulatory area। हमने बात की थी हमारे पास कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल कोट की थी कि आपके पास जो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पर जब आप प्रोडक्ट उठाते हैं तो यू हैव टू लुक फॉर द हलाल लोगो के वट एवर प्रोडक्ट यू आर परचेजिंग वेदर द कंटेंट इनसाइड दैट प्रोडक्ट इज हलाल और नॉट। तो दैट वेरी कंटेंट्स आपको उनको देखना पड़ता है कि वो हलाल हैं या हलाल नहीं है, ठीक है। अगर हलाल है तो यू शुड परचेज, अदरवाइज बीइंग अ मुस्लिम वी हैव टू अवॉइड द हराम मटीरियल, तो हमें उन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। तो ये आपके पास थर्ड बॉडीज होती हैं जो आपके पास क्या करती हैं कि इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखती हैं आपके पास के मैन्युफैक्चरर्स को, जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं वो इंश्योर करवाएं कि मैन्युफैक्चरर्स दे आर जस्ट फुलफिलिंग, हमारे पास ये चीज़ें हमारे पास आएंगे नहीं। सिमिलरली आपके पास मुल्क के अंदर देखें आपके पास शरिया लॉ है आपके पास जो कि बैंकर्स को जो है वो मजबूर करता है दैट यू हैव टू सेट द रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक प्रिंसिपल, बिकॉज यू आर वर्किंग इन अ इस्लामिक कंट्री। तो इस्लामिक कंट्रीज के रूल एंड रेगुलेशन को बैंकिंग सेक्टर में इंप्लीमेंट करने के आपके पास जो शरिया लॉ है दैट इज मीन वेरी मच एक्यूरेट एग्जांपल। तो हमारे पास चीज़ों को बाउंड किया जाता है, चीज़ों को सेट किया जाता है, चीज़ों को लिमिट किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट, योर ओन एडजस्टमेंट, ठीक है। एंड नाउ मीन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना दैट द वेस्टर्न कंट्रीज, द यूरोपियन कंट्रीज, दे आर आल्सो फोकसिंग ऑन द इस्लामिक बैंकिंग, ठीक है। आपके पास मोस्ट ऑफ द इस्लामिक जो भी बैंक्स आपके पास उसमें इस्लामिक विंडो जो है वो ओपन होनी शुरू, बिकॉज पीपल परसीव्ड दैट द कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम इज नॉट मीन इतना ज़्यादा अच्छा और इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड द इस्लामिक बैंकिंग, बिकॉज इस्लामिक बैंकिंग प्रिंसिपल्स दे आर मोर हमारे पास फ्लेक्सिबल, ठीक है, मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर सिक्योर। तो लोग जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं आपके पास। तो दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ थर्ड रेगुलेशन। हमने एग्जांपल बात की थी पीटीए की और स्टेट बैंक की कि हमारे पास जो मोबाइल पेमेंट सर्विसेज हैं, ठीक है, मोबाइल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जो आपके पास हैं वो मतलब कि एक थर्ड पार्टी है जो कि पेमेंट कर रही है, बट पीटीए एक इदारा है जो कि आपके पास टेलीकॉम की रूल एंड रेगुलेशन उनको इम्प्लीमेंट करवाता है, और स्टेट बैंक आपके पास ऑन अदर हैंड दूसरा इदारा है जो कि आपके पास पेमेंट की जो है, जो आपका मनी फ्लो है, जो फिजिकल आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी, उसको तमाम जो है फाइनेंशियल उसको जो है कंट्रोल करता है। ये तमाम ये दो बॉडीज जो हैं एक तीसरी बॉडी के साथ मिलकर ऑफ कोर्स जो क्या है एक नई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, दैट इज थ्रू द मोबाइल बैंकिंग सर्विस। आपके पास जो है लाइक जिसमें आपके पास इजी पैसा है, आप अपने बिल्स पे कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर एग्जांपल फॉर दैट।
टूडेज लेक्चर हम जो आज की लेक्चर की बात करेंगे, हमारे पास हम बात करेंगे रेगुलेटरी इकोनॉमिक्स की। हमने जिसने बात कहा कि हमारे पास रेगुलेटरी अथॉरिटी, हमारे पास जो है एक रेगुलेटरी इकोनॉमिक्स हमारे पास ऐसी बॉडी है जो कि आपके पास लॉज को जो है वो बनाती भी है और लॉज को जो है वो खत्म भी करती है। ठीक है, दोनों चीजें आपके पास जो है वो मेंटेन कर रही होती है आपके पास रेगुलेटरी बॉडी। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा इसको हम दोबारा टच करेंगे, फिर हम बात करेंगे रेगुलेटरी कैप्चर। व्हाट इज मेंट बाय द रेगुलेटरी कैप्चर? रेगुलेशन तो है, बट व्हाट इज मेंट बाय रेगुलेटरी कैप्चर? देन वी शुड डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नैलिटी. What is meant by the externality? Then we discuss about the negative externality and then we should discuss about the positive externalities. So today's lecture हम इसके ऊपर आज इंशाल्लाह फोकस करेंगे। तो हमारे जो आज का टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह उससे भी स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अगेन जस्ट लास्ट लेक्चर मैंने आपको सिर्फ टच दिया था इसका कि what is meant by the regulatory economics. The purpose is that you should have an idea in the previous lecture that in the next lecture we are going to cover this thing. So you should read something about that. ठीक है, तो of course आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। I am hoping so that you are the good students. ठीक है इंशाल्लाह। चलें, regulatory economics is the economics of regulation in a sense of the application by law of the law by government of the various purposes such as central planning and economy, remedying market failure, enriching well-connected firms or benefiting politicians. It is not considered to include the voluntarily regulation that may be accomplished in the private sphere. जो private sphere के अंदर आपके पास different regulations हैं, that is not the part of the regulatory economics. So regulatory economics, they are mostly most importantly they are focusing on the businesses. ठीक है, रेगुलेटरी इकोनॉमिक्स इस चीज को देख रहा होता है कि कौन कौन से आपके पास जो लॉज हैं वो आपके पास जो हैं दे आर वर्किंग वेरी वेल, बट ये जो लॉज हैं ये आपके पास प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। सो व्हाट इज नीड टू बी डन कि अब हम क्या करेंगे, हम इन चीज़ों को जो है वो स्किप करें, इन चीज़ों को हम जो है वो थोड़ा साइड पे कर लें। तो दैट इज द थिंग कि हमारे पास चीज़ें जो उस तरह से एडजस्ट नहीं होती, चीज़ें उस तरह से आपके पास जो है बैलेंस्ड नहीं रहती। सो वी हैव टू एकमोडेट द थिंग्स। तो वो लॉज जो कि काम कर रहे हैं अच्छी तरह उनको जो है वो किया जाए, जो नहीं कर रहे या तो उनको इन्हांस किया जाए या उनको हमारे पास सोसाइटी से आपके पास क्या किया जाए, उनको रिमूव किया जाए। सो दैट इज द वेरी पर्पज ऑफ दैट, समथिंग लाइक दैट। देन अदर इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे पास लाइक लास्ट आप देखें आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आपके पास रहे बहुत ज्यादा। एवरीबॉडी नोज कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दोस फाइनेंशियल क्राइसिस। सो जब इस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस आपके पास है, सो देयर इज द रोल ऑफ द रेगुलेटरी इकोनॉमिक्स। आपके पास इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब है। सो व्हाट आर द रिक्वायर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन विच नीड टू बी सेट कि हम उस करंट जो आपके पास क्राइसिस का सिनेरियो उसको हम जो है दोबारा से उसको हम जो है वो एडजस्ट कर पाएं। ठीक है, तो दैट इज द रोल ऑफ द रेगुलेटरी इकोनॉमिक्स के आपके पास जो चीजें डिस्टर्ब है, जो फाइनेंशियल सिस्टम आपके डिस्टर्ब है, उनको जो है किस तरह से एडजस्ट आपके पास किया जाए। अगेन हमारे पास कि इन रिचिंग वेल कनेक्टेड फर्म्स, दोज फर्म्स विच आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, विच आर कंट्रीब्यूटिंग वेल टुवर्ड्स द इकोनॉमिक एंड towards the prosperity of the country, financially वो contribute कर रही हैं। Again we have to enrich them, we have to facilitate them by all the means, and then the market failure and then enriching well connected firms and or benefiting politicians. ठीक है, we have to look after that whether these businesses they are just something giving profit or support to the politicians or no, these businesses are actually something contributing towards the development of the local people, towards the massive people। हमारे पास जो मैसिव जो है उसकी कंट्रीब्यूशन मैसिव होनी चाहिए, बड़े लेवल पर होनी चाहिए, लार्ज स्केल पर उसकी होनी चाहिए। ठीक है, और हमने बात की थी हमारे पास के जो वॉलंटियरली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ समथिंग पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास के रेगुलेटरी कैप्चर। हमने अभी बात की रेगुलेटरी इकोनॉमिक्स के ऊपर, ठीक है, कि रूल रेगुलेशन के एडजस्ट करना, उनको मेंटेन करना, उनको एबॉलिश करना, खत्म करना, एडजस्ट करना, फाइनेंशियल क्राइसिस किस तरह के सिनेरियोज के अंदर नए रूल्स को डिजाइन करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेगुलेटरी इकोनॉमिक्स। बट व्हाट इज मेंट बाय द रेगुलेटरी कैप्चर? Countering, overriding or bypassing regulation is called regulatory capture, where a regulatory agency is created to act in the public interest, instead advances the commercial or special concerns of interest group that dominate the industry that the agency is charged with regulation. हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज इसलिए बनाई जाती हैं ताकि वो सिर्फ रूल्स ना बनाएं बल्कि उसको चेक भी करें। एक तो रूल्स इन्फोर्स करना होता है, रूल्स को इम्पोज करना होता है, इम्प्लीमेंट करवाना होता है। एक होता है कि रूल्स फॉलो भी हो रहे हैं या फॉलो नहीं हो रहे, तो चेक करना, दैट इज एक्चुअली कि काउंटरिंग, ओवरराइडिंग और बाईपासिंग रेगुलेशन इज कॉल्ड द regulatory capture. If some of the organizations, if some politicians, if some people, they are something involve in regulatory capture, ठीक है, so
ऑफ कोर्स अगर एक बंदा जो है वो टैक्स नहीं दे रहा और वो अच्छा खासा कमा रहा है तो ऑफ कोर्स ही इज इन्वॉल्व इन रेगुलेटरी कैप्चर, ठीक है, तो वो उसके अंदर इन्वॉल्व तो है, बट एक्चुअली आपके पास क्या है कि जो आपके पास टैक्स था, जो नेशन के लिए पैसे आने थे, वो नहीं पे कर रहा। सो अगेन के नेशन, ओवरऑल नेशन को जो है उसके टैक्स ना देने से जो है वो नुकसान आपके पास हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि किस तरह से जो है इस चीज़ को इन्फोर्स करा जाए, इंश्योर किया जाए कि ये चीज़ें जो है आपके पास बैलेंस्ड हो और लोग जो हैं प्रॉपरली इन टाइम जो आपके पास जो है वो टैक्स दें। इंस्टेड एडवांस द कमर्शियल और स्पेशल कंसर्न ऑफ द इंटरेस्ट ग्रुप। जब आपके पास रेगुलेटरी कैप्चर का हमारे पास जब केसेस ज़्यादातर देखे गए हैं तो हमारे पास ज़्यादातर यही होता है कि वो लोग जो कि इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जिनके पास पॉलिटिकल पावर ज़्यादा होती है और जो हमारे पास फाइनेंशियली ज़्यादा साउंड लोग होते हैं, वो आपके पास क्या होता है रेगुलेटरी कैप्चर के केसेस में आपके पास ज़्यादातर आपके पास क्या होता है वो इन्वॉल्व होते हैं और वो इन चीज़ों का आपके लिए जो है वो एडजस्ट देख रहे होते हैं, उन चीज़ों को कर रहे होते हैं, व्हाटएवर हमारे पास सिनेरियो है। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारे पास चीज़ों को एडजस्ट किया जाए और उनको इनलाइन किया जाए आपके मुल्क के अपने लॉज के साथ, ताकि जब रूल बनाया जाए तो दैट रूल शुड बी इक्वल फॉर ईच एंड एवरीबॉडी, सो दैट के रेगुलेटरी कैप्चर का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास जो है वो इन्हांस ना हो। लोग जब आपके पास रूल को फॉलो नहीं करेंगे, रूल को जो है वो डिसोबे करेंगे, आपके पास रेगुलेटरी कैप्चर का फिनोमेना आपके पास बढ़ेगा, तो आपके पास क्या होगा कि जो एजेंसीज हैं आपके पास वो डोमिनेट कर जाएंगी, जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपको डोमिनेट कर जाएंगी। किसके ऊपर? आपके गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो उन इंडस्ट्रीज के ऊपर, इट ऑफ कोर्स वो आपके पास जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, तमाम के तमाम इंडस्ट्रीज जो बड़े मगरमच्छ हैं वो भी उन चीज़ों को क्या करें, उनको फॉलो करें और क्या करें, चीज़ों को जो है वो स्ट्रीमलाइन करने दें, ताकि आपके पास जो छोटा इन्वेस्टर है वो भी बेचारा जो है सर्वाइव कर सके, सिर्फ बड़े इन्वेस्टर जो है आपके पास वो सर्वाइव ना करें। सो दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स विच हैज़ टू बी वेरी मच कंसंट्रेशन, जिनके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने दोनों को देखना है कि आपके पास जो रेगुलेटरी कैप्चर है, वेदर गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस हैं वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं या उसको जो आपके पास कंट्रोल जो है वो नहीं आपके पास कर रहे, ठीक है। इसकी हमारे पास थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी कैप्चर इज इकोनॉमिकली बाइस्ड। ऑफ कोर्स कुछ लोगों को फेवर दी जा रही है, कुछ लोगों को नहीं दे रही। तो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर दिस इज अ बाइसनेस, इज दैट vested interest in an industry have the greatest financial stake in the regulatory activity and are more likely to be motivated to influence the regulatory body than depressed individual consumer, each of whom has little particular incentive to try to influence the regulator. Thus the likelihood of regulatory capture is a risk to which an agency is exposed by its very nature. Whatever business you are in, for example हम अगर बात करें पेट्रोल डीलर्स की, ये सीएनजी आपके पास हैं डीलर्स की, तो आपके पास क्या होता है, एक बहुत बड़ी बॉडी है जो कि इन्फ्लुएंस करती है। आपके पास ट्रांसपोर्टेशन को आप देखें, आपके पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आपके पास जो ट्रांसपोर्टर यूनियन आपके पास, वो गवर्नमेंट के ऊपर अच्छा खासा उनका प्रेशर होता है आपके पास, ठीक है। अब फेयर किराए बढ़ाने हैं, पेट्रोल बढ़ा है, रेंट बढ़ाना है, वट एवर आपके पास जी, तो ये चीज़ें सारी की सारी आपके पास लिंक्ड हैं, ठीक है। कि इकोनॉमिक के अंदर आपके पास इकोनॉमी आपकी बैठी, पेट्रोल महंगा मिला आपको, यहाँ से फेयर बढ़ गए, ऑलरेडी आपकी नेशन जो है बेचारी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन लो है, आपके पास लोगों की इतनी ज़्यादा अर्निंग पावर नहीं है, तो चीज़ें आपके पास बैलेंस उस तरह से आपके पास नहीं है, तो आपके पास उस तरह से चीज़ें एडजस्ट नहीं होंगी, बल्कि चीज़ें आपके पास जो है वो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान देंगी। सो देयर इज नीड टू बैलेंस द थिंग्स, हमने चीज़ों को जो है वो बैलेंस करना, और चीज़ें हमारे पास बैलेंस जो है वो विद टाइम जो आपके पास जो हो जाती हैं। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट कि आपके पास जो बड़े बिजनेसेस हैं वो आपके पास क्या करती हैं कि दे इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट एजेंसीज, दे इन्फ्लुएंस द रेगुलेटरी बॉडीज के जो डिसीजंस हैं वो उनके फेवर में आपके पास होने चाहिए। दिस इज नॉट ओनली इन अ सिंगल कंट्री, बल्कि आपके पास ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर आपके पास इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपके पास क्या करती हैं कि रेगुलेट करती हैं और इन्फ्लुएंस करती हैं आपके पास चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले लें ओपेक की, ऑयल पेट्रोल, हमारे पास ऑयल पेट्रोल ये इस तरह कुछ कॉर्पोरेशन है, ओपेक के नाम से हमारे पास है, ठीक है। ऑयल पेट्रोलियम एक्सचेंज कॉर्पोरेशन हमारे पास है, ठीक है। तो हमारे पास ऑयल, ओपेक आपके पास क्या करती है कि आपके पास जो ऑयल की प्राइसेस हैं, ठीक है, ऑयल और पेट्रोलियम की जो प्राइसेस है वो आपको उनको वो लोग रेगुलेट करते हैं। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी थोड़े से इकोनॉमिक कंडीशंस डिफरेंट हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस आपके पास क्या है वो डिफरेंट हैं। अब जो प्राइस की रेगुलेशन आपके पास होती है तो वो आपके पास ऑन द बेस ऑफ डॉलर आपके पास होती है। अगर आपकी इकोनॉमी
के अंदर डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, मीन आपकी करेंसी की वैल्यू लो है और डॉलर ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा डॉलर के अंदर फ्लक्चुएशन या ऑयल प्राइस में जो चेंज है जो डॉलर्स के अंदर है वो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। बट अगर आपकी प्राइस जो है वो डॉलर, आपकी एक्सचेंज रेट अच्छा है और आप डॉलर के मुकाबले में एक अच्छी करेंसी के लेवल, तो वो आपको डॉलर के अंदर इफेक्ट हुआ भी आपके ऑयल प्राइस, तो वो आपको इफेक्ट नहीं किया। तो आपने देखा कि एक ओवरऑल दुनिया के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब उसने डिसीजन लिया तो आपके कितने ज्यादा बिजनेसेस जो पाकिस्तान के थे वो इफेक्ट हुए, बिकॉज दे आर नॉट मीटिंग द रेगुलेशंस ऑफ WTO। तो आपके पास बिजनेसेस जो थी उनकी इंपोर्ट जो थी वो रुक गई थी, ठीक है, उनकी एक्सपोर्ट्स जो थी वो आपके पास रुक गई थी। तो उन एक्सपोर्ट्स को दोबारा करने के लिए आपको तमाम के तमाम रूल्स जो WTO के थे, जो रिक्वायरमेंट्स थी वो आपने फुलफिल की, एंड देन अगेन आप जो है उन दोबारा उनके ऊपर चल रहे हैं और अगेन यू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग द फुटबॉल, आपने दोबारा जो है फुटबॉल वगैरह आपने एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। दैट इज द वेरी थिंग कि आपने चीज को फॉलो किया। बट ऑफ कोर्स आपके जो बिजनेसेस थे वो अच्छे खास आपके पास बंद हुए और तकरीबन 5 से 7 साल बाद आपने दोबारा जो है फुटबॉल जो है दोबारा आपने एक्सपोर्ट करने शुरू किए। सो अगेन द प्रॉब्लम इज देयर। तो आपके पास रेगुलेटरी बॉडीज न सिर्फ एक कंट्री के अंदर बल्कि जो बैरून मुल्क जो दूसरे कंट्रीज हैं, जो ओवरऑल वर्ल्ड जो है वो जो है उनके अंदर भी ऐसे रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो कि ओवरऑल इकोनॉमी को जो है वर्ल्ड की उसको जो है वो लोग इफेक्ट करते हैं। तो सिमिलरली एक कंट्री के अंदर जो है आपके पास जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो अपनी जो इकोनॉमी के अंदर एक बड़ा पोर्शन जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, वो ऑफ कोर्स अपने जो है राइट्स को जो है वो रिजर्व रखती हैं और वो मतलब के मोस्टली रेगुलेटरी कैप्चर्स के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। वो अपनी बेनिफिट को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं और जो आपके पास नेशनल बेनिफिट्स हैं उनको जो है वो उनके ऊपर जो है ट्रेड ऑफ किया जाता है कि जी इस बेनिफिट के बजाय हमें ये चीज़ें जो हैं वो दी जाएं, ठीक है। इफ़ द गवर्नमेंट एजेंसीज दे आर जस्ट मीन टू वीक, अगर वो वीक हैं और आपके पास जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं वो स्ट्रांग हैं, तो वहां पर आपके पास चीज़ें बैलेंस करना जो है काफ़ी सारा मुश्किल हो जाएगा। आप शायद उस तरह से उन चीज़ों को ना कर पाएं जिस तरह की आपको चीज़ें जो है वो करनी चाहिए थी। तो रेगुलेटरी कैप्चर इज अगेन अ फिनोमेना, अगेन इज द रेगुलेशन। हमारे पास रेगुलेशन, हमारे पास क्या चीज़ है? रेगुलेशन पब्लिक सर्विसेज कैन इनकाउंटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कमर्शियल प्रोसीजर, दैट इज कमर्शियली अगर आप बात करें बिजनेस की तो देयर मेन कंसर्न इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल यूजिंग दीज सर्विसेज, ठीक है, एज वेल एज द इंटरेस्ट ऑफ दोज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। सो जो भी आपके पास है यहाँ पर कि जो आपके पास कमर्शियल प्रोसीजर जो हमारे प्रोसीजर्स हैं जो कमर्शियल हमारे पास है, देयर इज ऑलवेज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन नॉर्मल पीपल, सोसाइटी एंड द पर्सन हु इज इन द बिजनेस। जो बंदा बिजनेस के अंदर है, हिज मेन कंसर्न इज टू अर्न मनी, इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, इज टू समथिंग एक्सपेंड हिज मार्केट शेयर, ठीक है, नॉट द पीपल इंटरेस्ट। वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वट एवर ही इज डूइंग वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कर रहा है और वो उसी के अंदर जो है वो चीज़ों को जो है वो आपके पास करता है और आपके पास जो है वो सब कुछ उनका है वो आपके पास देखता है। जबकि पब्लिक इंटरेस्ट में आपके पास क्या चीज़ है कि पब्लिक जो है उससे जो कमर्शियल एक यूनिट है उससे जो है वो बिजनेस उससे जो है वो सर्विसेज ले रहा है, ठीक है। तो उन सर्विसेज का जो है वो लोगों का इंटरेस्ट में होना ज़रूरी है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आपके पास मतलब कि डायरेक्टली उससे जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते बट स्टिल दे आर अमंग द फैक्टर्स, ठीक है, वो जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उस ट्रांजैक्शन के अंदर, बट स्टिल दे आर नॉट प्रोमिनेंट बट still is a part of that thing. Most externalities में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं ज़्यादा आपको डिटेल से बताऊंगा। Most governments therefore have some form of control और regulation to manage these possible conflict, कि जो आपके पास कमर्शियल प्रोड्यूसर्स आपके पास प्रोसीजर्स हैं और जो इंटरेस्ट ऑफ द पीपल है इनके दरमियान में कन्फ्लिक्ट ना आए, बल्कि जो भी आपके पास कमर्शलाइज जो बिजनेस है उसकी जितने भी आपके पास एक्टिविटीज़ हैं दैट मस्ट बी इन फेवर ऑफ द पीपल, ठीक है, क्योंकि मेन मकसद गवर्नमेंट का रेगुलेशन सेट करने का ये है इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल। अगर लोगों के पास वो सर्विसेज और बेनिफिट्स नहीं है तो ऑफ कोर्स वो उस तरह से नहीं कर पाएंगे जिस तरह चीज़ों को जो आपके पास करना चाहिए, चीज़ों को आपके पास जो होना चाहिए था। तो दिस इज द थिंग, दिस रेगुलेशन इंश्योर दैट अ सेफ एंड अप्रोप्रिएट सर्विस इज डिलीवर्ड while not discouraging the effective function of development of the business। यहाँ पर इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया जाता है इस चीज़ के अंदर कि बिजनेस तो आप ज़रूर करें, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज योर फर्स्ट राइट, ऑफ कोर्स यू शुड एक्सपेंड योर बिजनेस, यू शुड एक्सपेंड द मार्केट शेयर, आप अपनी कैपिटल को ज़रूर अपने बढ़ाएं, बट साइड बाय साइड यू शुड फोकस ऑन द सर्विसेज ऑफ द पीपल। आजकल हमारे पास जो एक ट्रेंड है दैट इज़
most important, and it's a very good initiative in the world at least, and similarly in the Pakistan, that is the corporate social responsibility. That of course you are in the business, your main purpose is to maximize the profit, but also जो लोग आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उनके भी कुछ राइट्स हैं आपके ऊपर, आप उनकी सोशल सर्विसेज के लिए भी कुछ ना कुछ जो है वो एक्टिविटी करेंगे. दैट इज द थिंग दैट हमारे पास आजकल ग्रीन बैंकिंग, ग्रीन HRM, ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी, इस तरह के कंसेप्ट आपके पास इमर्ज हो रहे हैं. दैट इज वेरी मच लिंकेज विद द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके पास कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो सोशली भी रिस्पॉन्सिबल है बहुत सी चीज़ों का, एंड ही हैज़ टू अंडरटेक द डिफरेंट सोशल प्रोडक्ट एज वेल. हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द वन एंड, बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अनदर एंड कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट आप दे रहे हैं और जिन लोगों की वजह से आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं दे आर सोशली मोर डिजर्वेबल पीपल, तो आपने उनको जो है उनके लिए भी आपने कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है वो जनरेट करनी है, उनको करना है. अब जो गवर्नमेंट आपके पास है, जो आपके पास अभी बात की गई हमारे पास के जो कमर्शियल यूनिट्स हैं, जो कमर्शियल प्रोसीजर्स आपके पास हैं और जो आपके पास लोगों का इंटरेस्ट है वो आपको हमेशा कन्फ्लिक्ट में एक दूसरे को होता है, कभी दूसरे को फेवर नहीं कर रहा होता. तो फॉर दिस वेरी पर्पज व्हाट यू हैव टू डू कि आपने इस तरह की रेगुलेशन सेट करनी है दैट देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड बिटवीन द सर्विसेज प्रोविजन टू द लोकल पीपल और टू द कम्युनिटी. इनके लिए सर्विस कम्युनिटी के अंदर प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको आपने हर हाल में करना ही करना है. मेन पर्पज़ ही हमारे इन चीज़ों का यही है कि हमने रेगुलेशन इसलिए सेट की है कि हमारे पास जो पर्पज़ बिजनेस हमारे पास है उनका वो हमारे पास एडजस्ट रहे, लेकिन जो सर्विसेज हैं लोगों को उनके अंदर जो है कोई भी हार्म आपके पास ना हो. एंड देयर इज अ बैलेंस्ड रेगुलेशन कि आपके पास एक्स्ट्रा चार्जेस ना पे किए जा रहे हो. वट एवर इज द रिक्वायर्ड, वट एवर इज अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन, सिर्फ वही आपने उनको आपने क्या करना है, सिर्फ आपने पे करना है. सो व्हाट इज मेंट बाय द एक्सटर्नैलिटी, हमने अभी लास्ट स्लाइड में हमने बात की थी. इन इकोनॉमिक्स एंड एक्सटर्नैलिटी इज द कॉस्ट और बेनिफिट दैट इफेक्ट अ पार्टी हु डिड नॉट चूज टू इनकर द कॉस्ट और बेनिफिट. ठीक है, एक कॉस्ट या बेनिफिट है दैट इफेक्ट अ पार्टी हु डिड नॉट चूज टू इनकर दैट कॉस्ट और बेनिफिट. वो नहीं भी उसका वो कॉस्ट या बेनिफिट नहीं भी लेना चाहता, बट स्टिल जो है उसको जो है वो कॉस्ट और बेनिफिट जो है वो इफेक्ट करती है. फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज दैट कॉज एयर पोल्यूशन इम्पोज हेल्थ एंड क्लीन अप कॉस्ट ऑन द होल सोसाइटी. लुक के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कर रही है, प्रॉफिट उस इंडस्ट्री को मिल रहा है, बट जो पोल्यूशन आपके पास आ रही है उस इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग वजह से, दैट इज डायरेक्ट विक्टिम इज हु, द कम्युनिटी, द नेशंस. एक्चुअली जो हेल्थ प्रॉब्लम आ रहे हैं वो तो उस इंडस्ट्री को नहीं आ रहे, वो तो लोगों को आ रहे हैं, आम लोगों को. वेदर दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन देयर मैन्युफैक्चरिंग, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन देयर प्रॉफिट. वो तो किसी तरह से उनके प्रॉफिट शेयर ही नहीं कर रहे. आप हैं, आपको घर बैठे बैठे जी एक कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपको लंग्स के अंदर कोई इश्यू हो गया, आपको एक अस्थमे का प्रॉब्लम हो गया. वाई? बिकॉज देयर आर इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स. हमारे पास पोल्यूशन थी, साथ इंडस्ट्री एरिया के साथ वो पोल्यूटेंट से आपको इफेक्ट हुआ. अब आप डायरेक्टली कहीं भी नहीं इन्वॉल्व उस बिजनेस के साथ, उस मैन्युफैक्चरिंग के साथ, सो यू आर द एक्सटर्नैलिटी. ठीक है, तो आप एक एक्सटर्नैलिटी हैं कि आप उससे इफेक्ट हुए. यू आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व दैट बट स्टिल यू गॉट इफेक्टेड, आपके साथ इफेक्ट हुआ है. ठीक है, whereas the neighbors of an individual who chooses to fireproof his home may benefit from a reduced risk of a fire spreading to other houses. अब आपके पास अमाउंट है, आपके पास पैसा है, आपने अपने घर को जो है वो फायर प्रूफ बनाया हुआ है. ठीक है, अब फायर प्रूफ वो आपका घर है, बेनिफिट आपको मिल रहा है, बट दैट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ बेनिफिट फॉर द अदर्स. वो आपके पास अब किस तरह से अगर आप घर में आग लगती है दैट विल नॉट स्प्रेड बिकॉज इट इज अ फायर प्रूफ हाउस. ठीक है, तो उसका बेनिफिट आपके जो नेबर्स हैं उनको भी आपके पास है. सो इट इज अगेन योर नेबर्स आर द एक्सटर्नैलिटी. ठीक है, दे आर नॉट डायरेक्टली लिविंग इन योर होम बट स्टिल आपके घर के अंदर जो सेटअप लगा है, जो सिस्टम लगा हुआ है आपके पास, ठीक है, फायर मैकेनिज्म लगा हुआ है, वो इतना कंट्रोल्ड है कि उसकी वजह से आपके जो नेबर्स हैं वो आपके पास इफेक्ट नहीं हो रहे. सो अगेन द नेबर्स आर द एक्सटर्नैलिटी. एक्सटर्नैलिटी की हम थोड़ा सा बात करें. इफ एक्सटर्नल कॉस्ट एग्जिस्ट सच एज पोल्यूशन, हमारे पास ऑफ कोर्स पोल्यूशन आपके पास एनवायरमेंटल डैमेज को भी है और आपकी सोसाइटी के अंदर जो हेल्थ इश्यूज हैं वो भी एक उसके अंदर भी कंट्रीब्यूशन आपके पास है. इफ एक्सटर्नल कॉस्ट एग्जिस्ट सच एज पोल्यूशन, the
producer may choose to produce more of the product than would be produced if the producer were required to pay all the associated environmental cost. अगर environmental cost है, of course अगर external cost exist करती है और वो pollution के अंदर problem कर रहा है, of course the manufacturer और producer जो कि product manufacture कर रहा है, so whatever product they are manufacturing, they have to pay the cost to that externality. जो भी आपके पास एक environmental pollution वो create कर रहे हैं, they have to pay the cost for that. अगर वो उसकी cost pay करते हैं तो again it is the so the government should have to regulate the things कि हमारे पास किस तरह से आप उस चीज़ को जो है वो मैनेज करें, या जो पैसा गवर्नमेंट को पे किया जा रहा है उसके थ्रू वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो ओवरकम करें हमारे पास. इफ देयर आर एक्सटर्नल बेनिफिट्स सच एज इन पब्लिक सेफ्टी, लेस ऑफ द गुड मे बी प्रोड्यूस्ड then would be the case if the procedure were to receive payment from the external benefits to the others. अगर को आप ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिस वजह से आपके पास एक्सटर्नल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लोग हैं, जो आपके पास एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसको आप बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है, आप गुड्स ज़्यादा बनाएं कम बनाएं, बट आपके गुड्स से बाहर जो है आपके पास क्या हो रहा है वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं लोगों को, तो ऑफ कोर्स मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उस इंडस्ट्री को पे करे, उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे, उसको कहीं ना कहीं सब्सिडी दे, बिकॉज वो लोगों को बेनिफिट दे रही है वो इंडस्ट्री जो है नुकसान देने के बजाय. बट इफ़ आपकी इंडस्ट्री जो है लोगों को नुकसान दे रही है, लोगों को नुकसान देने के साथ साथ आपके एनवायरमेंटल जो है उसके अंदर भी वो प्रॉब्लम्स ला रही है, तो ऑफ कोर्स देयर शुड हमारे पास देयर इज नीड टू पॉन्डर, हमारे पास पॉइंट टू पॉन्डर के हमारे पास चीज़ों को जो है किस तरह से एडजस्ट किया जाए, चीज़ों किस तरह पास जो है वो बस सेट किया जाए. फॉर द पर्पज ऑफ दिस स्टेटमेंट, ओवरऑल cost and benefit to society is defined as the sum of the imposed monetary value of the benefits and cost to all parties involved. All parties, organization, government और जो आपके पास society है. Thus, unregulated market in goods or services with significant externalities generate prices that do not reflect the full social cost or benefit of their transactions. Such markets are therefore inefficient. ठीक है. अनरेगुलेटेड मार्केट इन गुड्स एंड सर्विसेज विद सिग्निफिकेंट एक्सटर्नैलिटीज. अनरेगुलेटेड मार्केट्स, गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास हैं, बट वो किसी ऐसी मार्केट में काम करें जब हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तो ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी एक्सटर्नैलिटीज बिकॉज देयर इज नो रेगुलेशन कि उनकी जो इफेक्ट्स हैं वो किस किस के ऊपर पड़ रहे हैं, कितने पड़ रहे हैं, क्यों पड़ रहे हैं, इस चीज़ का हमारे पास जो है वो नहीं किसी ने अंदाजा लगाया, बिकॉज मार्केट इज नॉट रेगुलेटेड, रेगुलेशंस वहाँ पर हैं ही नहीं. तो वहाँ पर जहाँ पर आपके पास रेगुलेशंस होती हैं वहाँ चेक एंड बैलेंस भी आपके पास होता है कि वेदर दैट इंडस्ट्री इट इज़ समथिंग देयर इज सम एक्सटर्नैलिटीज और नॉट. अगर एक्सटर्नैलिटीज हैं तो ऑफ कोर्स उसको जो है वो मतलब उस चीज़ को कवर किया जाता है वहाँ पर, ठीक है. जैसे हमने लास्ट स्लाइड में हमने बात की कि अगर वो प्रोडक्ट्स जो बना रही है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वजह से आपके पास एक्सटर्नैलिटीज हैं, बाहर के लोग इफेक्ट हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दैट वेरी मच कंपनी हैज़ टू पे द प्राइस फॉर दैट एक्सटर्नैलिटीज जो उनकी वजह से इफेक्ट हो रही हैं. बट अगर एक कंपनी है वो प्रोडक्ट जितने बनाए हमें उससे ठीक है नहीं है बात, बट अगर वो बेनिफिट दे रही है अपने पास उससे, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट शुड पे सम इंसेंटिव, सम सब्सिट्यूट दैट. सो एक ऐसी मार्केट जहाँ पे अनरजिस्टर्ड, जहाँ पे रेगुलेशंस हैं ही नहीं, वहाँ पे आपके पास क्या होगा, वहाँ पे ऑफ कोर्स देयर आर प्रॉब्लम्स, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स आपके पास वहाँ पर आएंगे. और प्रॉब्लम आपके पास क्या चीज़ आएगी कि आपके पास जो है वो एक्सटर्नैलिटीज जो है वो आपके पास बढ़ जाएंगी. आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, देयर इज नो बॉडी टू रेगुलेट, देयर इज नो बॉडी टू केयर अबाउट. सो इंडस्ट्रियलिस्ट अपना प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज कर रहा है, बट जो एक्सटर्नैलिटीज है, एनवायरनमेंट है, आपके पास जो सोसाइटी है वो डैमेज हो रही है, उसका इफेक्ट उसके पास जो है वो नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो एग्जाम्पल ले लें, आपके पास कोल इंडस्ट्री की, कोल माइनिंग आपके पास होती है, ठीक है. उसके अंदर जो कोल के अंदर जो काम करते हैं, जो मतलब पहाड़ जो कोल माइंस के अंदर लोग काम करते हैं, उनको आप देखें तो उनके पास अस्थमा का प्रॉब्लम दिस दैट हमारे पास है. ऑफ कोर्स कोयला निकल रहा है, सोशल बेनिफिट भी आपके पास है, इंडस्ट्रियल बेनिफिट भी आपके पास है, बट दैट वेरी पर्सन वो एक एक्सटर्नैलिटी है जो कि उससे डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है आपके पास. सो देयर इज नीड ऑफ मयर्स, आपके पास मयर्स होनी चाहिए जो कि मतलब कि उस बंदे का भी ख्याल करे इस जो मतलब कि उस तमाम चीज़ को बना रहा है, उसको बेनिफिट दे रहा है हमारे पास. तो मीन एक्सटर्नैलिटीज अगर आपके पास होंगे दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट द फुल सोशल कॉस्ट और बेनिफिट
ऑफ द ट्रांजेक्शन सच मार्केट आर इनसफिशिएंट, तो फिर इस तरह की मार्केट आपके पास लॉन्ग टर्म में जो है सस्टेन नहीं कर पाएगी, इस तरह की इंडस्ट्री आपके पास लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएगी, बिकॉज अनरेगुलेटरी कोई भी चीज़ आपके पास जो है फिजिबल नहीं है, और अनरेगुलेटरी चीज़ आपके पास जो है वो लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकती। आपके पास जो एक्सटर्नैलिटीज़ हैं वो आपके पास नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ भी हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ भी हमारे पास हैं, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, ठीक है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी आल्सो नोन एज एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी, ठीक है, is an action of a product on consumer that imposes a negative impact on the third party. It is the external cost हमारे पास, ठीक है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को जो हम एक्सटर्नल कॉस्ट भी बोलते हैं, और उसके साथ साथ हम इसको जो एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी हम इसे ये भी बोलते हैं, ठीक है। एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इज एन एक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑन कंज्यूमर, प्रोडक्ट जो उसका इम्पैक्ट है कंज्यूमर के ऊपर, दैट इम्पोजेस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द थर्ड पार्टी, जो कि थर्ड पार्टी उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कॉस्ट। मैनी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज आर रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोडक्शन एंड यूज। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारे पास, हम बात करेंगे हमारे पास के इन्वायरमेंट के अंदर आपके पास बहुत ज्यादा जो एक्सटर्नैलिटीज हैं वो आपके पास जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एयर पोल्यूशन from burning fossil fuels causes damage to the crops, historic building and public health. These are few most important हमारे पास जो इंडिकेटर्स हैं जिनको यहाँ पर जो है वो हाईलाइट किया गया है कि जो आपके पास एयर पोल्यूशन है, these are the very minor things। इसके अलावा बहुत सारे आपके पास चीजें हैं जिनको वो इफेक्ट कर रही होती है, बट डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडस्ट्रियल आपके पास है, मैरीन आपके पास देखें, मैरीन पोल्यूशन आपके पास पानी के अंदर फिशेस जो है वो डैमेज होती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, केमिकल की वजह से। फिर हमारे पास एयर पोल्यूशन है, हमारे पास इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, हमारे पास ढेर सारी पोल्यूशन की टाइप्स हैं, ठीक है। सो इफ डिस्कस अबाउट एयर पोल्यूशन फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स आपके पास काजेज डैमेज टू द क्रॉप्स आपके इफेक्ट होती हैं, आपके पास बिल्डिंग्स, हिस्टोरिक बिल्डिंग जो है वो डैमेज होती हैं आपके पास, एंड पब्लिक हेल्थ, एंड इसके साथ साथ आपके पास जो पब्लिक हेल्थ है उसके ऊपर भी जो आपके पास है आपके पास जो है वहां पर आपके पास इफेक्ट करती हैं। तो एयर पोल्यूशन डायरेक्टली damaging, like, but it has a negative impact on the public health, on the big buildings. So this is called external negative externality. It is externality, it is affecting the social society, is affecting the social society, जो buildings है उनको affect कर रहा है, आपके पास जो public health है उसको affect कर रहा है, but it has the negative impact, that is why it is called negative externality. Water pollution by industries that add influent which harm plants, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। वाटर पोल्यूशन जैसे हमने बात की कि हमारे पास जो इंडस्ट्रीज जो वाटर पोल्यूशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, जब वो केमिकल अपने जो हैं वो ड्रेन आउट करते हैं किसके अंदर, पानी के अंदर, अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम कि आपके पास एटमॉस्फेरिक इश्यूज आपके पास आएंगे, आपके पास फिशेज आपके पास डैमेज होंगी, एनिमल्स आपके पास जो है वो डैमेज होंगे, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन इज अगेन मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर वो वाटर दोबारा क्लीनिंग के प्रोसेस से गुजर के ह्यूमंस के अंदर पास आ रहा है, अगेन इट इज इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमंस एज वेल, ऑन द सोसाइटी एज वेल। Another important type of the negative externality is the noise pollution. Noise pollution which may be mentally and psychologically disruptive. अगर आपके पास noise है, like this हमारे पास research already proven that noise has negative impact on the performance of the employees. आपके पास अस्पतालों के बाहर लिखा होता है जी कि no horn please, ठीक है। तो वह है कि नॉइस पोल्यूशन को किस तरह से आपके पास कंट्रोल किया जाए, बिकॉज जो अंदर मरीज हैं, जो पेशेंट्स हैं, नॉइस इज नॉट गुड फॉर देम, फॉर देयर हेल्थ, एक्चुअली फॉर देयर प्रोडक्टिविटी। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपके पास क्या करते हैं कि ओवरकम के लिए आपके पास हॉर्न्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है नियर द हॉस्पिटल, सो दे वांट टू कंट्रोल द थिंग्स। सो अगर हम इस चीज़ की बात करें नॉइस पोल्यूशन की, तो ये आपके पास मेंटली एज वेल एज साइकोलॉजिकली दोनों एंड के ऊपर आपके पास क्या करती है, आपको जो है वो डैमेज करती है। सो look, these are the very minor things जिनको हम कभी केयर ही नहीं करते, but these are all the negative externalities, और there must be need of rules and regulation. That's why कि हम बात कर रहे हैं regulations क्यों important है, administrative laws क्यों important है, why there is need of regulations, why there is need of administrative law, because these are the things which are not something externalities, and nobody is considering these things, because government is directly linked with the regulation to the industry, and government and industry is directly focusing on the profit maximization, ठीक है, and just
increasing their market share. They're not worried about the externalities. So it is very important that we should identify the negative as well as the positive externalities. हम इसके बाद positive externality की बात करेंगे, that how it is impacting the society and how is the positive impact of the externalities on the society. Another important thing हमारे पास जो है वो है systematic risk. Describe the risk to the overall economy arising from the risk that the banking system take. ठीक है, बैंकिंग सिस्टम हमारे पास है और बैंकिंग सिस्टम आपके पास जो है वो बैकबोन है आपकी इकोनॉमी की. ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो एक सिस्टमैटिक रिस्क हैं उनको भी जो है प्रॉपर्ली देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए. अ कंडीशन ऑफ मॉरल हैजर्ड कैन अकर इन द एब्सेंस ऑफ वेल डिजाइन बैंकिंग रेगुलेशन और इन द प्रेजेंस ऑफ बैडली डिजाइन रेगुलेशन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अ कंडीशन ऑफ मॉरल हैजर्ड कैन अकर इन द एब्सेंस ऑफ वेल डिजाइन बैंकिंग रेगुलेशन. जो आपके पास डिफरेंट बैंकिंग रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उनका वेल डिजाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप क्या कर सकें, आप अपनी चीज़ों को जो है वो मॉनिटर कर सकें, चीज़ों को जो है आप ठीक कर सकें. ठीक है, देयर मस्ट बी कंडीशन. जो आपके पास बैंकिंग सिस्टम अगर परफेक्ट है, उसके अंदर जो सूद का एलिमेंट है आपके पास वो नहीं है और आपके पास इस्लामिक विंडो है, वट एवर आपके पास इंटरेस्ट रेट जो है डिफरेंट चीज़ें हैं. ठीक है, तो अगर रूल्स एंड रेगुलेशन आपके बैंकिंग सेक्टर के अंदर नहीं होंगी, सेटअप में रूल रेगुलेशन आपके पास नहीं होंगी, तो मे भी आपका बैंक उस तरह से प्रॉपरली प्रोग्रेस ना कर पाए जिस तरह से उसको प्रोग्रेस करना चाहिए था. ठीक है, तो अगर आपके बैंकिंग सेक्टर के अंदर रूल्स रेगुलेशन हैं तो बैंक ऑफ कोर्स काम करेगा. अगर बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बैंकिंग उन चीज़ों के ऊपर केयर नहीं कर रहा, तो ऑफ कोर्स वो बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं करेगा. दैट इज़ वाई के गवर्नमेंट स्टेट बैंक आपके पास जो है बैंक्स को बाउंड करता है. ये ना हो कि बैंक आपके पास भाग ही जाए कहीं पैसे लेके आपका, ऐसा भी नहीं है. मीन आप हमेशा जो है वो सिक्योर फील करते हैं किसी बैंक में आप पैसे रखवा दें. वाई? बिकॉज यू नो दैट द स्टेट बैंक ऑफ कोर्स कोई ना कोई इसको कंट्रोल किया वो स्टेट बैंक ने, तो वट एवर मनी आई एम पेइंग आई विल गेट इट बैक. और जो डिफरेंट रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट की वो मुझे जो है इस चीज़ में जो है सपोर्ट करेंगी, बिकॉज वट एवर आई एम डूइंग दैट इज़ इन फेवर ऑफ द नेशन. तो वो नेशन जो है वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेगी. हमारे पास एक्सटर्नल जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी उसके हम और एग्जांपल अगर देंगे तो हमारे पास द हार्वेस्टिंग बाय वन फिशिंग कंपनी in the ocean depletes the stock of available fishes for the other companies and overfishing may be the result. The harvesting of one fishing company in the ocean depletes the stock of the available fishes for the other companies and overfishing may be the result. ठीक है, हमारे पास एक फिशिंग है, आपको एक फिशिंग की एक लेवल है कि इस लेवल तक आप फिशिंग करें, उससे ज़्यादा आप ना करें. ज़्यादा जब आपके पास फॉर एग्जांपल डिफरेंट फिशेस के तरीके हैं, कुछ लोग जो है बारूद के थ्रू आपके पास फिशेस निकालते हैं कि आपके पास पानी के अंदर बम फाड़ते हैं तो आपके पास जो मछलियाँ हैं वो मर जाती हैं और वो ऊपर पानी के आ जाती हैं. सो आपको जहमत नहीं करनी पड़ती कि आप कुंडी लगा के बैठें या जाल यूज़ करें. ठीक है, तो वो ऑलरेडी बम के थ्रू मार के ऊपर आती हैं, आप उन्हें जो है सिंपली वो मतलब यूज़ कर लेते. अगेन इट्स हलाल फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू. तो हमारे पास इशू ये है हमारे पास कि जब वो बड़ी मछली तो ठीक है 2-3 दाने बड़े आप पकड़ लेंगे, उसके साथ जो छोटी मछलियाँ हैं जो वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा आपके पास जो डैमेज हो जाते हैं उसके अंदर इस एक्ट के अंदर, उनका आप क्या करेंगे. ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप जो है एक एंड के ऊपर तो बेनिफिट उठा रहे हैं, यू गेटिंग द फिशेस, बट दूसरे एंड के ऊपर आप जो नेक्स्ट जनरेशन है फिशेस की उसको आप डैमेज करें, तो ऑफ कोर्स मतलब देयर इज हमारे पास जो ओवर फिशिंग जो है आपके पास प्रॉब्लमेटिक बन सकती है, या आपके पास जो फिशिंग को आप डैमेज करें वो आपके पास जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. कंजम्पशन बाय द वन कंज्यूमर कॉजेज प्राइसेस टू रेज एंड देयरफॉर मेक अदर कंज्यूमर वर्स ऑफ परहैप्स बाय रिड्यूसिंग देयर कंजम्पशन. आपके पास ये सप्लाई एंड डिमांड का कुछ अजीब सा चीज़ है कि जब आपके पास किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी सप्लाई जो आपके पास जो है वो कम हो जाती है. अब इसका रीज़न मार्केट में आप देख लें, अभी आप जाएँ तो टमाटरों के ढेर लगे होंगे आपके पास, इतने सस्ते कि आपको यार क्या करें हर बंदा. ठीक है, रमज़ान के अंदर आप यही टमाटर ज़रा देखिएगा मिलेंगे नहीं आपको. ठीक है, तो वाई जब आपके पास अभी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, अभी आप देखें सप्लाई बढ़ गई है डिमांड कम हो गई है. ठीक है, प्राइसेस भी गिर रही हैं आपके पास. जब डिमांड नहीं थी, जब डिमांड आपके पास नहीं, दिस इज वेरी सिंपल सप्लाई एंड सप्लाई डिमांड प्रिंसिपल कि जब आपके पास सप्लाई बढ़ जाती है तो डिमांड आपके पास कम हो जाती है, क्योंकि मार्केट में चीज़ एबंडेंट अवेलेबल है, कभी भी जाके आप ले सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है. जब नहीं होगी तो आप ले लेंगे. लाइक आजकल आप देखें CNG को, आप देखें आप लाइन में खड़े होते हैं CNG की ना, क्यों कि हफ्ते में 3 दिन मिलनी है, अगर यहाँ हुई तो गाड़ी नहीं चलेगी, तो आप मजबूर हैं. आपके पास डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है,
तो प्राइसेस उस लिहाज से बढ़ रही हैं और लाइनें बहुत बहुत लंबी हैं आपके पास। वाई कि आपके पास जो है वो डिमांड है, डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई आपके पास कम हो जाती है, सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड कम आपके पास होगी, जब डिमांड कम होगी तो प्राइसेस कम होंगी, डिमांड ज्यादा होगी, मोर इज द डिमांड मोर आपके पास। सेम थिंग इज द कंजम्पशन प्रिंसिपल, जब आपके पास एक कंज्यूमर जो है वो ज्यादा कंज्यूम करेगा तो ऑफ कोर्स प्राइसेस आपके पास क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। लेकिन जो बेचारा अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसके लिए क्या होगा, वो तो कंज्यूम करना ही छोड़ देगा उस चीज को। वेरी श्योर, ठीक है कि आपके पास तो पैसे हैं, आप कंज्यूम कर सकते हैं, बट जो बेचारा नहीं कंज्यूम कर सकता उसके पास तो पैसे ही नहीं है, तो जो थोड़ी बहुत वो कंज्यूम कर रहा था वो उसको भी कंज्यूम करना छोड़ देगा बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड दैट प्राइस। ठीक है, तो अगेन हमारे पास देयर मस्ट बी सम बैलेंस। एंटीबायोटिक यूज कंट्रीब्यूट्स टू द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जब एंटीबायोटिक यूज करते हैं ऑफ कोर्स आपका इंटरनल जो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है उसको असल में इन्हांस किया जाता है ताकि वो बीमारी के अगेंस्ट जो है मोर डिफेंसिव हो। ठीक है, ज्यादा जो है वो आपको जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करे इन रिड्यूसिंग द फ्यूचर इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटीबायोटिक्स। इंडिविजुअल डू नॉट कंसिडर देयर एफिकेसी कॉस्ट व्हेन making usage decision, leading to socially suboptimal antibiotic consumption. Government policies proposed to preserve future antibiotic effectiveness include educational campaign, regulations and patients. हमारे पास जिस जिस्म के अंदर आपके पास एक इंटरनल बिल्ट इन मैकेनिज्म है, कोई भी आपके पास बीमारी है, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, बॉडी को डैमेज है, एक्सीडेंट वॉट एवर, तो बॉडी का इंटरनल एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो बॉडी आपकी खुद आपको क्या करती है, वो रिकवर करती है, खुद आपको हील करती है। जब आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं, एंटीबायोटिक्स जब आप लेते हैं तो एक्चुअली आप उस मैकेनिज्म को इन्हांस कर रहे हो, उससे आप फास्टन कर रहे होते हैं, लाइक कैटलिस्ट जिस तरह चीज़ों को जो है वो मैकेनिज्म को फास्ट कर देता है, वो फास्ट कर देता है, आप जल्दी रिकवर कर जाते हैं। बट दैट एंटीबॉडी जो हम ले रहे हैं इन द फ्यूचर वो आपके निज़ाम इफादियत को, जो आपका डिफेंसिव मैकेनिज्म है, उसको कमजोर भी बना रही होती हैं आपके पास, क्योंकि जब तक वो आप एंटीबॉडीज नहीं लेंगे तब तक वो एंटीबायोटिक्स जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आपका इंटरनल बॉडी आपको जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी और आपको वो आप ठीक नहीं होंगे आप तक, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपनी बॉडी को जो है उस चीज का जो है वो एक आदी बना लिया एंटीबायोटिक्स का, उसके बगैर ठीक नहीं होना। ठीक है, बॉडी को जो अपना टाइम लग रहा है वो एक स्लो प्रोसेस है, बॉडी से करती है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बट यू वांट टू रिकवर फास्ट, सो एंटीबायोटिक्स इज द वेरी इजी सोल्यूशन फॉर दैट। ठीक है, तो देयर मस्ट बी नीड कि हमारे पास कुछ एजुकेशनल कैंपेन्स हों, रेगुलेशंस हों, पेटेंट्स हों इस चीज के ऊपर कि एंटीबॉडीज इस तरह से ना सर्व की जाए। ठीक है, मतलब कि ऑफ कोर्स देयर आर सम नीड ऑफ रेगुलेशंस ताकि हर बंदा जो है उन एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज उसको ना करे हमारे पास। Then again, the last we have the positive externalities. Then we are discuss the negative externalities. कि हमारे पास externality है negatively impacting the third party, but here we should look for the positive externality, that how the external body is getting benefit, third party is getting benefit. Increased education of the individual can lead to broader society benefits in the form of greater productivity, a lower unemployment rate, greater household mobility, higher rate of political participation. Look at the benefits. अगर आप एजुकेशन जो है उस एजुकेशन सिस्टम को आप इन्हांस करते हैं, ठीक है, more people are getting education, it's mean that there is more participation in the election because people are more aware that who is correct, who is not right. People should aware about their right. Once they should aware कि इस वोट की क्या पावर है, तो of course he should participate, he or she should participate कि किस तरह से जो है चीज़ें आपके पास जो है वो डिज़ाइन हुई है, मैकेनिज्म आपके पास बना हुआ है और चीज़ें आपके पास किस तरह से जो है वो स्ट्रीम आपके पास चल रही हैं। ठीक है, एजुकेशन ना सिर्फ आपके पास पार्टिसिपेशन इलेक्शन में बढ़ाएगी, बट इट इज अ सोर्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। इकोनॉमिकली भी जो आपका मुल्क जो है वो ग्रो करेगा, जो लोग हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो आपके पास ड्रॉप करेगा, हाउस होल्ड आपके पास ज़्यादा आपके पास मोबिलिटी होगी, इनकम के ज़्यादा चांसेस आपके पास होंगे, ज़्यादा बिजनेसेस आपके पास होंगे। ठीक है, मोर आर द एंटरप्रेन्योर्स, हमारे पास ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा होंगे, तो देयर इज अगेन द बेनिफिट्स। आपके पास एजुकेशन इंडस्ट्री को आप जितना ग्रूम करेंगे सो यू आर गेटिंग द मोर बेनिफिट्स। ठीक है, सोसाइटल बेनिफिट आपके पास जो है वो ज़्यादा है इफ देयर इज मोर एजुकेशन अमंग द सोसाइटी हमारे पास है। एन इंडिविजुअल हु मेंटेन्स एन अट्रैक्टिव हाउस may confer benefits to the neighbor in the form of increased market value for their properties. अगर आप एक जगह पे कुदरती आप देखें, a very simple example, आपके पास अगर आप बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें दूसरी प्रॉपर्टीज के साथ,
तो DHA वैली या बहरिया टाउन, आप इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें किसी आम प्रॉपर्टीज के साथ, तो आपको वहां पर प्लॉट जो है वो शायद करोड़ों में मिलते हैं। DHA में, बहरिया में करोड़ों में आपके पास मालियत है प्लॉट की। व्हाट अबाउट अदर लैंड्स इन इस्लामाबाद, आपको लाखों में प्रॉपर्टी मिल जाती है, वो करोड़ों में क्यों है? बिकॉज जो उनका डेवलपर था उसने हाउस की क्वालिटी ऐसी बनाई, फैसिलिटीज ऐसी दी, इस तरह के मालदार लोगों को उन्होंने अट्रैक्ट किया। वहां पे इतने अच्छे अच्छे घर बढ़ना शुरू हुए कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आपके पास एकदम आपके पास क्या होगी, बढ़ गई। आप देखें आपके पास जगह वीरान पड़ी होती है, उसको उस वक्त आप उनकी प्राइस लें, बड़े सस्ते आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे, बट जो ही वो जगह आबाद होगी, वहां पर आबादी आएगी, आपके पास लोग वहां पर रहना शुरू करेंगे, वो जगह एकदम आपके पास बूम भी चली जाएगी, एकदम आपके पास जो है उस जगह की प्राइसेस जो है वो आपके पास वो इंक्रीज कर जाएंगी। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि जहां लोगों का इंटरेस्ट होगा वहां पर ऑफ कोर्स आपके पास प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ना शुरू कर देगी आपके पास। इन एन एरिया दैट डज नॉट हैव अ पब्लिक फायर डिपार्टमेंट, हाउस ओनर हु परचेज प्राइवेट fire protection services provide a positive externality to the neighbor properties which are less at risk of the protected neighbors fire spreading to the unprotected houses। अगर एक जगह फायर नहीं है, फायर हाउस नहीं है, ओके वो खैर ठीक बात है, नहीं है तो ऑफ कोर्स वहां पे नहीं सर्विसेज प्रोवाइड की गई फायर हाउस की, लेकिन अगर आपके पास नेबर ने अपना फुल फ्लेजिक मैकेनिज्म एडजस्ट किया हुआ है दैट हाउ टू प्रोटेक्ट हिज हाउस फ्रॉम द फायर, तो ऑफ कोर्स तो दूसरे नेबर्स हैं, इर्द गिर्द के लोग, वो सेफ हैं उस घर से एटलीस्ट, बिकॉज इफ देयर इज एन फायर ही हैज द मैकेनिज्म दैट हाउ टू गेट इट फ्रॉम दिस फायर। ठीक है, तो अगेन द नेबर, द एक्सटर्नैलिटीज हमारे पास जो है दे हैव द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दैट फायर हाउस मैकेनिज्म विद इन दैट हाउस। ठीक है, अ बुक कीपर, अ बी कीपर keep the bees for their honey. Of course, this is a very good business. A side effect or externality associated with such activity is the pollination of these surrounding crops by the bees. The value generated by the pollination may be more important than the value of harvested honeys. अब that is more biological, हमारे पास थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट आपके पास है। खैर इतनी बायोलॉजी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, आई बिलीव कि मैट्रिक तो आप लोग सारे करके आए होंगे, ऐसा ही है ना। जब आपके पास हनी बीज या कोई भी बी है वो जब बैठती है फूल के ऊपर, तो आपके पास क्या होता है कि जो फूल के ऊपर पोलन ग्रेन है, ठीक, कोई भी हमारे पास फल है या पौधा है, वो थ्रू फ्लावर्स ही उसके आगे स्प्रेड हो रहा होता है। तो पोलन ग्रेन जब वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर होता है, दैट थिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। कि आपके पास जो डिफरेंट पोलन ग्रेन्स हैं उनके दरमियान जो फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, वो हमारे पास थ्रू दैट ट्रांसफर ऑफ पोलन्स हो रही होती है। हनी बीज नो डाउट दे आर प्रोड्यूसिंग हनी, हनी वो प्रोड्यूस कर रही हैं, बट अगेन दे आर सोर्स टू फर्टिलाइज the different things, they are source of germination, they are source of the fertilization as well। वो फर्टिलाइजेशन का सोर्स भी तो बन रही है आपके पास, और जो फर्टिलाइजेशन हो रही है, जो फ्रूट बन रहा है, जो डिफरेंट क्रॉप्स आपके पास ग्रो कर रही हैं, दैट वर्थ मोर देन दैट ऑफ द हनी प्रोड्यूस्ड बाय दैट बंच ऑफ हनीज, that bunch of honey bees। so we have to look the trade off कि हमारे पास क्या benefit। again honey bee is again a positive externality for that who are harvesting the crops। so there is a summary of today lecture। we discussed about the regulatory economics, we discussed about the regulatory capture, then we discussed about the externality, then we discussed about the negative externality and then the पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, हमने इसके बारे में बात की। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट व्हाट आर द 5 एरियाज ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ द बिजनेस। गवर्नमेंट ऑफ कोर्स दे हैव द रेगुलेशन फॉर द बिजनेस, बट व्हाट आर द 5 मेजर एरियाज इन विच द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट थिंग इज द एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के अंदर। सेकंड इज द एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर, ऑफ कोर्स वी हैव द एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर लॉज हैं, ठीक है, वेज लॉ है और डिफरेंट अदर लॉज हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। देन वी हैव द environmental regulation, then we have the privacy act। of course there are some departments, some organization where information is private, privacy is more important। for example banks को आप ले लें, ठीक है, there is important things, ठीक है, and then the safety and health। these are the 5 areas we should discuss inshallah in the next lecture। thank you very much for today lecture। assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh।